अस्सलाम वेलकम बैक टू एथिकल हैकिंग बेसिक्स ऑन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हम सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स और पे लोड्स के ऊपर बात करी थी। हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमारे पास एक गाड़ी थी। इस गाड़ी के अंदर कुछ लैपटॉप, कैश और कुछ गैजेट्स थे जो कि एक चोर ने या थीफ ने चोरी करने थे। तो इसमें वल्नरेबिलिटी क्या थी कि इस मॉडल की जो गाड़ी थी उसके डोर के अनलॉकिंग मैकेनिज्म में वीकनेस ये थी कि एक क्राफ्टेड मास्टर की को यूज़ करते हुए इसके डोर को अनलॉक किया जा सकता था। तो ये वल्नरेबिलिटी थी। एक्सप्लॉइट क्या था? वो मास्टर की जिसके थ्रू इसका दरवाज़ा खोला जा सकता था। तो पेलोड जो थीफ था उसने क्या यूज़ करें, कैश और लैपटॉप निकालने के लिए उसने अपने हाथों को एज अ पेलोड यूज़ करा। ठीक हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई कि उसने गाड़ी में से म्यूज़िक प्लेयर और जीपीएस नेविगेटर भी चुराना था। तो उसके लिए उसने क्या करा, क्योंकि ये काम वो अपनी हाथों से अपनी उंगलियों से नहीं कर सकता था, तो उसने एक स्क्रू ड्राइवर टूल किट यूज़ करी एज अ पेलोड। और फिर इसकी मदद से उसने गाड़ी में से जो है म्यूज़िक प्लेयर भी निकाल लिया, जीपीएस नेविगेटर भी निकाल लिया और अपना ऑब्जेक्टिव उसने कम्प्लीटली अचीव कर लिया। तो ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी। ठीक हो गया। तो अब बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसी। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हमने एक सिस्टम को हैक करना है। एक यूज़र है सिस्टम का, उस सिस्टम को हैक करना है। उसमें कस्टमर डॉट टेक्स्ट नाम की एक फ़ाइल है जिसके अंदर माइट बी पॉसिबल कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हमने वो फाइल को स्टील करना है। ठीक हो गया। एक ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईमेल के क्रेडेंशियल्स निकालने हैं और बाकी जितने भी जो उसके क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं वो निकालने हैं बाय इंजेक्टिंग द की लॉगर इनटू दैट सिस्टम। एंड नंबर थर्ड, हमने उस सिस्टम के यूज़र को मॉनिटर और स्पाई करना है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक हो गया। लास्ट हमने जो एग्जांपल देखी थी एक जनरल एग्जांपल थी, इसमें दो ऑब्जेक्टिव थे, लैपटॉप और कैश स्टील करना था और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, म्यूज़िक प्लेयर और जीपीएस नेविगेटर निकालना था। तो इसके लिए जो भी चोर था या जो भी थीफ था उसने जो पेलोड्स यूज़ करे लैपटॉप और कैश के लिए उसने अपने हाथों से ये काम कर लिया, क्योंकि वो हाथों से ये चीज़ें निकाल सकता था। लेकिन म्यूज़िक प्लेयर के लिए वो अपने उंगलियों से नहीं निकाल सकता था, उसको नट्स और स्क्रूज भी खोलने थे। तो उसने एक स्क्रू ड्राइवर टूल किट यूज़ करी उसको डिटैच करने के लिए। तो सिमिलरली आज जो है, जो अब हम कहेंगे कि चोर नहीं, हम हैकर कहेंगे। हैकर के ये तीन ऑब्जेक्टिव थे। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे यहाँ पे, विंडोज 7 की एक मशीन है वो हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पता कैसे चला कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, विंडोज 7 की मशीन। हमने इसको आइडेंटिफाई करा यूजिंग दी नेटवर्क स्कैनर्स। नेटवर्क स्कैन करा और हमें पता चल गया कि इस नेटवर्क पे इतनी मशीन्स अलाइव हैं। वल्नरेबिलिटी क्या हो गई? वल्नरेबिलिटी उस मशीन के अंदर, जिस तरह हमारे पास गाड़ी में वल्नरेबिलिटी ये थी कि उसके जो डोर का जो अनलॉकिंग मैकेनिज्म था वो वीक था। वीक ऐसे था कि एक क्राफ्टेड मास्टर की के थ्रू उसको अनलॉक किया जा सकता था। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी हमारे पास क्या है कि एक क्राफ्टेड मैसेज अगर माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी को भेजा जाए तो वो रिमोट कोड एग्जीक्यूट हो जाता था उस मशीन पे। किस मशीन पे? वो जो विंडोज 7 की मशीन है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये वल्नरेबिलिटी थी। वल्नरेबिलिटी कैसे पता चली? ऑब्जेक्ट तो हमने नेटवर्क स्कैनर लगा के मशीन को स्कैन कर लिया कि भाई इस आईपी की मशीन अलाइव है। वल्नरेबिलिटी कैसे पता चली? वल्नरेबिलिटी हमें पता चली वल्नरेबिलिटी स्कैनर के थ्रू। हमने पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा। जब हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया फिर हमने उसको वल्नरेबिलिटी स्कैनर के अंदर डाला। स्कैनर ने ये बता दिया कि यार इस मशीन में ये वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं। वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के बाद हम आ गए एक्सप्लॉइट के ऊपर। एसएमबी का जो एक्सप्लॉइट आता है उसके मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स आते हैं और मैं आज जो एक्सप्लॉइट यूज़ करने वाला हूँ वो है इटर्नल ब्लू के नाम से। और ये मैं यूज़ करूँगा मेटास्प्लॉइट 5 के ऊपर। मेटास्प्लॉइट क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा। पेलोड्स, हम आज दो पेलोड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एक जेनेरिक रिवर्स टीसीपी और एक विंडोज़ का मीटर प्रिटर का पेलोड है वो यूज़ करूँगा। अच्छा, अब मैं ये दो पेलोड्स इसलिए यूज़ करूँगा ताकि मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि पेलोड के चेंज होने में क्या डिफरेंस आता है। हम अपने ऑब्जेक्टिव को, जिस तरह हमारे पास लास्ट एग्जांपल में जो मैंने एक एग्जांपल दी थी उसमें जो चोर था वो अपने हाथों से म्यूज़िक प्लेयर नहीं निकाल सकता था, अपनी उंगलियों से नहीं निकाल सकता था, उसको ऑब्वियसली कोई टूल किट यूज़ करनी थी
उस म्यूज़िक प्लेयर को निकालने के लिए, गाड़ी में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको टूल किट यूज़ करनी थी। तो यहाँ पे भी ये जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं, टेक्स्ट फाइल, कस्टमर डॉट टेक्स्ट फाइल निकालना, क्रेडेंशियल्स और की लॉगर को इंजेक्ट करना और यूज़र को उस सिस्टम को मॉनिटर या स्पाई करना, ये जो है हम किसी नॉर्मल पेलोड के थ्रू नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई स्पेशलाइज्ड किस्म का पेलोड चाहिए होगा। तो मैं 2 पेलोड यूज़ करूँगा, एक सादा सा पेलोड होगा और एक थोड़ा जो है इंटरप्रेटर थोड़ा सा जो है एडवांस टाइप का पेलोड है। तो ये भी यूज़ करके दिखाऊंगा, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मेटास्प्लॉइट के अंदर ये पेलोड्स होते हैं और पेलोड के डिफरेंस से जो है कितना इम्पैक्ट आता है। तो अच्छा, अब थोड़ा वल्नरेबिलिटी के ऊपर बात कर लेता हूँ कि मैंने ऊपर जो वल्नरेबिलिटी बताई हुई है कि स्पेशली क्राफ्टेड मैसेज टू माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी कुड अलाउ रिमोट कोड एग्जीक्यूट। तो इसमें पहले बात ये होती है कि एसएमबी होता क्या है। जो गुड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आई बिलीव उनको ये पहले से ही पता होगा और मुझे शायद ये बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एसएमबी जो है माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है फॉर फाइल शेयरिंग ओवर द नेटवर्क, प्रिंटर शेयरिंग या फिर सेवरल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है उसको कहते हैं एसएमबी, सिंपल मैसेज ब्लॉक। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, एस एम बी 1 है, 2 है एंड आई बिलीव एस एम बी 3 भी है। तो पोर्ट ये यूज़ करता है टी सी पी के ऊपर 445 और आई बिलीव यू डी पी के ऊपर 137, 138 और 139 यूज़ करता है। तो इसके कुछ एक्सप्लॉइट्स लास्ट ईयर भी नहीं, 2017 में शेडो ब्रोकर्स ने लीक करे थे जो कि एन एस ए यूज़ कर रहा था। और इसके जो एक्सप्लॉइट्स थे उसमें मतलब एक इटर्नल रोमांस है, आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, एस एम बी वी वन एक्सप्लॉइट फॉर विंडोज़ एक्स पी 2003, विस्टा, विंडोज 7, 8, 2008 एंड सो ऑन टू गेट सिस्टम लेवल प्रिविलेज। और एजुकेटेड स्कॉलर, ये भी एस एम बी का एक्सप्लॉइट था। सिमिलरली इटर्नल सिनर्जी भी इसका एक एक्सप्लॉइट था जो कि एस एम बी वी थ्री फॉर विंडोज़ 8 और सर्वर 2012 के लिए था, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। और मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, ये जो ब्लैक कलर में थोड़ा सा डार्क हुआ है, एस एम बी वी टू एक्सप्लॉइट, ये वाला एक्सप्लॉइट मैं आज यूज़ करने जा रहा हूँ इटर्नल ब्लू के नाम से। और इटर्नल चैम्पियन भी एक एस एम बी वी टू का एक्सप्लॉइट टूल है। तो बट मैं इटर्नल ब्लू यूज़ करने वाला हूँ और जो है ये मैं यूज़ करूँगा मेटास्प्लॉइट के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो वल्नरेबिलिटी थी, इसका रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है MS17010। आप लोग जाके ये गूगल करिएगा और इसके बारे में पढ़िएगा कि एक्चुअली थी क्या। एसएमबी के बारे में मैंने बता दिया, एसएमबी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है फॉर फाइल शेयरिंग ओवर नेटवर्क, प्रिंटर शेयरिंग या सीरियल पोर्ट्स वगैरह या किसी भी किस्म की थोड़ी जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन होती है उनके लिए ये आपस में यूज़ कर रहा होता है एसएमबी के प्रोटोकॉल को माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो है इस एक्स वल्नरेबिलिटी को वाइडली मिसयूज़ करा था एक वानाक्राई, एक रैंसमवेयर था जिसने ऑलमोस्ट अराउंड तकरीबन 200,000 के करीब सिस्टम्स को इन्फेक्ट करा था। और रैंसमवेयर एक ऐसा मैलिशियस वायरस होता है या जो कि आपके सिस्टम पे जब आ जाए तो आपके सिस्टम की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। मीन्स के वो फाइल्स जो है अनएक्सेसिबल हो जाती हैं। जब आप उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि मुझे की दो या पासवर्ड दो इन फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए। और वो पासवर्ड आपको तब मिलेगा जब आप में वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि भाई इतने पैसे या इतने बिटकॉइंस इस अकाउंट नंबर पे आप ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपको की मिल जाएगी। तो वो आपसे रैंसम लेता है आपकी जो फाइल्स हैं उनको डिक्रिप्ट कराने के लिए, अनलॉक कराने के लिए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रैंसमवेयर। और वानाक्राई ने जो है एसएमबी की ही वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा था और इसको एक्सप्लॉइट करते हुए उसने मतलब तकरीबन 200,000 सिस्टम्स को उसने इनक्रिप्ट कर दिया था, उन पे जो फाइल्स थी वो इनक्रिप्ट हो गई थी। और फिर रैंसम की डिमांड करी, रैंसम जिन्होंने दे दिया तो उनको की मिल जाती थी, वो की डाल के अपनी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर लेते थे। तो ये हो गया वानाक्राई के बारे में। और हम जो इटर्नल ब्लू यूज़ करने वाले हैं वो मेटास्प्लॉइट के ऊपर करने वाले हैं। और मेटास्प्लॉइट क्या होता है? मेटास्प्लॉइट एक रूबी बेस्ड फ्रेमवर्क है और बेसिकली इसके अंदर कलेक्शन है एक्सप्लॉइट्स का, पेलोड्स का, ऑक्सिलरी का, इनकोडर्स का। अच्छा, एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स तो मैंने बता दिए, ठीक है। ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी बेसिकली स्कैनर होता है। हम अगर किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम एक दफ़ा उसका ऑक्सिलरी चला लेते हैं।
कि यार ये सिस्टम वाकई इस वल्नरेबिलिटी के ऊपर वल्नरेबल है कि नहीं है। इनकोडर्स क्या होते हैं, इनकोडर्स के थ्रू आप अपने पेलोड्स को इनक्रिप्ट कर देते हो ताकि उसको एंटीवायरस जो है वो एंटीवायरस एवेट कर जाए, एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ना कर सके। ठीक हो गया। और मेटास्प्लॉइट जो है इज़ वास्टली यूज्ड बाय पेनिट्रेशन टेस्टर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। ये विंडोज़ पे भी आता है, लिनक्स पे भी आता है। और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इज़ अ पार्ट ऑफ काली लिनक्स। काली लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है। और जो है मैंने एक ज़माने में विंडोज़ पे ट्राई करी थी मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने की। बट फिर हुआ ये था कि मेरे एंटीवायरस का और मेटास्प्लॉइट का जो है ना वो क्लैश हो गया था। क्लैश इस वजह से हो गया था कि क्योंकि मेटास्प्लॉइट में एक्सप्लॉइट्स का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होता है, पेलोड्स का कलेक्शन होता है। और जो एंटीवायरसेस होते हैं ये पेलोड्स को एज अ वायरस आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इन पेलोड्स के अंदर की लॉगर्स भी होते हैं। इन पेलोड्स के अंदर जो है मलिशियस कोड्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को स्पाई करने के लिए या हैक करने के लिए यूज़ होता है। तो दैट्स वाई एंटीवायरस इसको एज अ वायरस ट्रीट करता है। ऑब्वियसली वायरस हैं भी इसलिए ट्रीट करता है, तो वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है। तो इसलिए विंडोज़ पे मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा था, तो मैंने करा नहीं, मैं जस्ट फॉर एक्सपीरियंस करना चाहता था। फिर जो है वाइडली ये काली लिनक्स का एज अ पार्ट है। और मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ के मेटास्प्लॉइट यूज़ करते हुए डोंट बी अ स्क्रिप्टेड। बहुत आसान है मेटास्प्लॉइट यूज़ करना। और मेटास्प्लॉइट यूज़ करना कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि मेटास्प्लॉइट के अंदर आप कोई अपना खुद एक्सप्लॉइट बनाए, कोई अपना मेटास्प्लॉइट के एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल बनाए, कोई सिक्योरिटी रिसर्चर, वो कमाल है। बने बनाए एक्सप्लॉइट्स यूज़ करना कोई कमाल नहीं है। तो बेहतर ये है कि मैं जो भी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करूँ और उसको किसी भी वल्नरेबिलिटी को अब्यूज़ करूँ, तो आप लोग उसका बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करें। जिस तरह मैंने अपनी यहाँ एग्जांपल में ये बताने की कोशिश करी थी कि भाई एसएमबी क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है, क्यों यूज़ होता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूट क्या है, बैकग्राउंड में ये एक्सप्लॉइट जाके कर क्या रहा है। तो इस चीज़ को भी समझें रादर देन के जस्ट फॉलोइंग द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, वो मेटास्प्लॉइट सिंपल एक्सप्लॉइट को यूज़ करना, पेलोड सेट करना, रिमोट होस्ट सेट करना, तो बहुत आसान है। सो डोंट बी अ स्क्रिप्ट किडी। एक एक प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद आप प्रोसीड करें। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है लैब पे आ जाते हैं। और मैं ये वाली अपनी स्लाइड खोल लेता हूँ जिसमें मैंने ये बात करी हुई थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने कस्टमर डॉट टी एक्स टी ढूंढनी है, क्रेडेंशियल स्टील करने और उस यूज़र को मॉनिटर करना है या स्पाई करना है। ठीक हो गया। विंडोज 7 की मशीन है। मैंने क्या कहा था कि ये मशीन मैंने कैसे ढूंढी। मैंने जो है नेटवर्क स्कैन करा। तो नेटवर्क स्कैन करने के मल्टीपल वेज होते हैं। और एक तरीका ये भी है। अच्छा, मैं जो मेटास्प्लॉइट यूज़ करता हूँ, बेसिकली मैंने अपने पास, मेरे पास काली लिनक्स भी है। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, लोडेड है, चल रही है। और मेरे पास ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये आप उबंटू की स्क्रीन देख रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली क्या करा था कि मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि वाई आई एम यूजिंग इट ऑन उबंटू। मैं इसको उबंटू पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ रादर देन काली लिनक्स। काली लिनक्स मैं यूज़ करता हूँ और कब यूज़ करता हूँ ये भी बताता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा देता हूँ एम एस एफ कंसोल। और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एम एस एफ कंसोल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये लोड होना स्टार्ट हो गया है उबंटू पे और ये आ भी गया। मेरे पास यहाँ पे है मेटास्प्लॉइट का वर्जन 5। और मेटास्प्लॉइट का जो वर्जन 5 है ये 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। लेटेस्ट वर्जन है। मैंने अपना उबंटू पे मेटास्प्लॉइट को अपडेट कर दिया और मैं लेटेस्ट वर्जन पे आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काली लिनक्स पे क्यों नहीं अपडेट करा, काली लिनक्स पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो काली लिनक्स देखें इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल टूल्स, ऑल एक्सप्लॉयटेशन टूल्स, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस टूल, और जितने भी किस्म के एक्सप्लॉयटेशन टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कलेक्शन है। अब इन टूल्स को ज़रूरी नहीं कि आप काली के ऊपर यूज़ करें। आप अपनी फॉर एग्जांपल अगर आपने एन मैप यूज़ करना है तो आप एन मैप अपनी विंडोज़ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आप एन मैप अपने किसी और ओएस पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं काली पे इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस हो रहे थे। ये देखें आपके सामने उबंटू पे मैंने दोनों पे साथ मैंने खोला था और काली पे जो है वो अभी तक लोड हो रहा है।
और उबंटू पे कब का सब कुछ लोड हो भी गया। मैंने इस पर बेसिकली इजीली इंस्टॉल हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील किसी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि मेटास्प्लॉइट या कोई भी लिनक्स के ऊपर सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो एक अच्छा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ये काम कर सकता है, और मैं बल्कि इस पर एक अलग से वीडियो बना भी दूंगा। बेसिकली आज की वीडियो में क्योंकि मैंने इसको क्विक पेंटेस्ट के नाम से यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये पीछे पावर पॉइंट में क्विक पेंटेस्ट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट और पेलोड्स पढ़ा था, तो एक जर्नल एग्जांपल दी थी मैंने। मैं आज के लेक्चर में एक टेक्निकल एग्जांपल देना चाह रहा था, बेसिकली फ्रॉम हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि जनरली तो सब समझ गए होंगे आई बिलीव, लेकिन फ्रॉम हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू पेलोड क्या होता है, कैसा दिखता होगा, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एक्सप्लॉइट क्या होता है, कैसा दिखता होगा, किस तरह से होता है। तो जस्ट ये ओवरव्यू देने के लिए मैंने सोचा कि यार एक क्विक पेन टेस्ट रखता हूँ। बाकी एक पेन टेस्टिंग लैब मैंने सोची हुई है जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ। उसके अंदर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैं छोटा सा बनाऊंगा जिसके अंदर डोमेन कंट्रोलर भी होगा, एक वेब सर्वर भी होगा, कुछ लिनक्स की मशीन्स भी होंगी और कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की मशीन होगी, 4 से 5 मशीन होगी। तो उसको हम हैक और कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, वो पूरी एक अलग एक्टिविटी होगी और एंड में एक रिपोर्ट भी बनाएंगे। बट दिस इज़ जस्ट अ क्विक पेन टेस्ट। क्विक पेन टेस्ट क्यों? ताकि हमने जो लास्ट लेक्चर में वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट और पेलोड पढ़ा था इसको समझ सकें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि अभी तक करंटली जो लेक्चर नंबर 9 आ गया हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे थे। ठीक हो गया? तो आपका यहाँ पे ये हो गया मेटास्प्लॉइट यहाँ पे लोड। ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने पोस्ट ग्रेसक्यूएल डेटाबेस की सर्विस यहाँ पे स्टार्ट नहीं करी थी। बट खैर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला। यहाँ पे मेरे पास मेटास्प्लॉइट का वर्जन 4.16 है और उबंटू पे मेरे पास मेटास्प्लॉइट वर्जन 5 है। एक्सप्लॉइट के काउंट्स भी आप देख सकते हैं, ये एक्सप्लॉइट के काउंट्स आ रहे हैं 1849 एक्सप्लॉइट्स हैं, 541 पेलोड्स हैं और इसके अंदर एक नई चीज़ आई है 2 एवेजन। ठीक हो गया? तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो 1700 में एक्सप्लॉइट हैं, वहाँ पे 1800 का फिगर है। और पे लोड्स जो हैं यहाँ पे 541 है, यहाँ पे भी तकरीबन 503 है। तो खैर एक और चीज़ कि काली लिनक्स पे जब आप मेटास्प्लॉइट अपडेट करने लगते हैं ना, तो ये वाला प्रॉब्लम आता है। मतलब ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेटास्प्लॉइट ये कहता है कि MSF अपडेट आप तब यूज़ करते हैं जब मेटास्प्लॉइट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता। मैंने अभी आपको क्या बात बताई थी मेटास्प्लॉइट की स्लाइड में कि मेटास्प्लॉइट काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ आता है। तो MSF अपडेट यहाँ पे नहीं चलता। अपडेट करने का तरीका क्या है कि मैं ये यूज़ कर लूँ sudo apt अपडेट, लेकिन इसमें भी मैंने काली लिनक्स में बहुत ज़्यादा रिपॉजिटरीज़ की प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। ऑल दो ये मैं फ़िक्स कर देता हूँ, ट्रबल शूट करके फ़िक्स हो जाती हैं, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम अगेन जब भी, क्योंकि ये टूल्स ऐसे होते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ हर दिन कोई नई वल्नरेबिलिटी आ रही होती है, हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी या कोई क्रिटिकल बग आ रहा होता है, कोई इन टूल्स की अपडेट्स आ रही होती हैं, बग फिक्सेस आ रहे होते हैं। तो इन टूल्स को अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि मैं मतलब बहुत फ्रीक्वेंट पेन टेस्टिंग कर रहा होता हूँ, रोज़ाना किसी नई चीज़ पे पेन टेस्टिंग में कर रहा होता हूँ। तो इन टूल्स को मुझे अपडेट रखना पड़ता है। अब मैं हर दफ़ा इन प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करूँ, तो उससे बेहतर मुझे ये लगा कि यार क्यों ना मैं मतलब अपनी एक अलग उबंटू की मशीन बनाता हूँ, और इसको मैंने नाम दे दिया, हैकबन का नाम दे दिया। और इस हैकबन में वो तमाम टूल्स हैं जो कि मैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, कोई नहीं होता तो मैं इंस्टॉल कर भी लेता हूँ। और फॉर द टाइम अर्जेंसी में अगर कोई ऐसा टूल यूज़ करना होता है जो मैं हैकबन पे नहीं अवेलेबल, तो मैं काली लिनक्स भी यूज़ करता हूँ। ठीक हो गया? तो ये मेरा तरीका है काम करने का। और ये मतलब ये रिपॉजिटरीज़ के एरर आई नो ये फिक्स हो जाएंगे, टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन ये अगेन मेरे साथ मतलब थोड़ा सा बैड लक है कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं काली लिनक्स में। मेरे साथ स्टेबिलिटी के मैंने बहुत ज़्यादा इश्यूज देखे हैं। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट आई गो विद उबंटू और इस पे ये सारे टूल्स डिप्लॉय कर लेता हूँ। बेसिकली ये पूरा जो उबंटू का एनवायरनमेंट है मैंने अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से मैंने इसको सेट किया। आपको स्क्रीन देख के आइडिया हो रहा होगा कि मैंने मतलब इसकी एफिशिएंसी, इसकी स्पीड, मैंने इसको सब अपने हिसाब से ट्यून अप करके रखा हुआ है। ठीक हो गया? तो ये MSF मैंने लोड कर लिया और यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे मैं चलाऊँगा एक सूडो नेट डिस्कवर। नेट डिस्कवर क्या करता है कि मेरे नेटवर्क पे जितने भी अलाइव होस्ट हैं, या ये बेसिकली सबनेट्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, और सबनेट्स को स्कैन करने के बाद मुझे नेटवर्क पे जितने भी इसको आईपीज़ या होस्ट अलाइव आ रहे होते हैं वो मुझे दिखाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मेरी जो टारगेटेड मशीन है वो ये है, ये वाली मशीन मैं टारगेट करूँगा। और किस तरह से करूँगा, अच्छा मैंने अभी एक और चीज़ मुझे याद आई कि मैंने एक तो नेटवर्क स्कैनर्स का बताया था। नेटवर्क स्कैनर्स से हम ये स्कैन करते कि हमारे नेटवर्क पे मशीन्स कितनी रखी हुई हैं। ठीक है, एक ये हो गया, नेट डिस्कवर हो गया। नेट डिस्कवर के थ्रू मुझे ये सारी आईपीज़ मिल गई। दूसरा एक तरीका ये भी है कि मैं मतलब एंग्री आईपी स्कैनर के नाम से एक विंडोज़ का टूल आता है, चाहे तो आप लोग यूज़ कर लें, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। और 192.168 ये मैंने अपना ये डाला, 100 से कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम मिलेगा ये। और 230 ठीक हो गया। तो ये स्कैन करता है, स्कैन करके जितने भी अलाइव होस्ट होते हैं वो आपको बता देता है। ये विंडोज़ का टूल है एंग्री आईपी स्कैनर के नाम से। और स्कैन कंप्लीटेड और सॉर्ट बाय पिंग कर देता हूँ तो ये सारे आ गए। तो ये विंडोज़ का टूल है, मैं बस बता रहा हूँ, मैं ख़ुद भी इतना यूज़ नहीं करता, कभी यूज़ कर लेता हूँ कभी नहीं करता, बट मैं नेट डिस्कवर को ज़्यादा लाइक करता हूँ। और तो ये नेटवर्क स्कैनर था, हो गया। और जो हमारा वल्नरेबिलिटी किस तरह मैंने आइडेंटिफाई करी, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आते हैं, ठीक हो गया। ये ये बेसिकली वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। और ये देखें, ये मैंने एक होस्ट को स्कैन करा तो इसने मुझे बता दिया कि यार इसके अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने वल्नरेबिलिटी को स्कोर करा हुआ है फ्रॉम क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो एंड इंफॉर्मेशनल पे। तो क्रिटिकल मेरे पास यहाँ पे 3 आ रही हैं। 3 में से कौन कौन सी आ रही है, जिसमें से एक आपको यहाँ नज़र आ रही है MS-17 010, दूसरी MS-14 066। ये दोनों रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की हैं, ये दोनों। और ये एक और ऊपर आ गई माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी V1 मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़। तो ये तीनों काफ़ी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ हैं। और जो है ये जो वल्नरेबिलिटी है इसी को मैं आज एक्सप्लॉइट करके दिखाऊंगा एक क्विक पेन टेस्ट में। और अच्छा, अब काफ़ी लोग ये सोच होंगे कि यार ये आपके पास नीसिस कहाँ से आ गया, आप तो डायरेक्ट नीसिस पे ले आए। तो ये जो नीसिस है ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। और इसको डाउनलोड करना, नीसिस डाउनलोड करना, इसके दो वर्जन आते हैं, पेड भी आता है और फ्री भी आता है। ये टेनेबल की प्रोडक्ट है। और फ्री वर्जन जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इंस्टॉल करना इज़ नॉट अ बिग डील। इसका लेटेस्ट वर्जन वर्जन 8.1.2 है और प्रीवियस वर्जन इसका वर्जन 7 था। मेरे पास ये वर्जन 7 चल रहा था अभी एक हफ़्ते पहले तक, फिर दैन मैंने इसको वर्जन 8 पे अपडेट कर लिया। ये स्कैनर है, यहाँ पे मेरे तमाम स्कैनर्स आ रहे हैं, कितने स्कैनर्स लाए हुए हैं। वर्जन 8.1.2 मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जो है स्कैन क्रिएट एक करके मैं भी दिखा देता हूँ कि न्यू स्कैन में जाऊँगा तो ये मुझे तमाम स्कैन के ऑप्शंस दे रहा है। मेरे पास फ्री वर्जन है तो फ्री वर्जन में ये वाले नहीं देता, ऑडिट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, PCI, नेटवर्क स्कैन, पॉलिसी कंप्लायंस ऑडिटिंग। और बाकी ये जितनों के आगे अपग्रेड लिखा हुआ है ये ऑफ़र नहीं करता। MDM कहते हैं मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो बाकी ये सारे ये ऑफ़र करता है। अभी मैंने WannaCry की बात करी थी, ये रहा आ गया WannaCry रैंसमवेयर। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिमोट एंड लोकल चेक्स फॉर MS-17 010। मैं जूम कर लेता हूँ, MS-17 010। तो ये नीसेस है। और नीसेस पे स्कैन करना एक मैं दिखा देता हूँ एडवांस स्कैन लगा के। मैं कौन सा IP स्कैन करूँ सोच रहा हूँ, ये वाला करता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल 105। ठीक हो गया। तो सिस्टम स्कैन 1 नाम दे दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दे रहा, 10.105। और अच्छा ये क्रेडेंशियल्स डीप स्कैनिंग के लिए ऑथेंटिकेटेड स्कैन कहते हैं बेसिकली हम इसको। तो उसमें हम क्रेडेंशियल्स भी इसमें दे सकते हैं। तो एक मैं अलग ही लेक्चर बना दूंगा नीसिस के ऊपर जिसमें हम पूरा नीसिस डिप्लॉय करेंगे। बट अभी के लिए ये जस्ट क्विक पेन टेस्ट है तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैं क्या करूँगा, IP मैंने टारगेट में डाल दी, नेम दे दिया, इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। लॉन्च, ये लॉन्च हो गया। अब इट विल गो टू द सिस्टम। और ये इसने 192.168 इसने तकरीबन ये जो 16 आ रही हैं ये
काउंट 16 आ रहे हैं अभी। ये स्कैन कर रहा है, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशनल है, अभी तक इसने इन्फॉर्मेशनल निकाली है, तो स्कैन चल रहा है और थोड़ी देर में देख लेंगे कि इसका क्या स्टेटस है। बट स्कैन करने का ये तरीका है कि हम इस तरह से इसमें स्कैन कर सकते हैं। तो नीसिस आप जाएं यहाँ से, ये कौन सा वाला विंडोज़ का ये देख लें, इसमें विंडोज़ का कौन सा है। और ये रहा विंडोज़ 7, 8 और 10, ये आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको फ्री वर्जन यूज़ करने के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है, तो ईमेल पे आपके पास की आ जाती है, वो की आप इसमें डालेंगे तो नीसेस चल जाता है। तो ये स्कैन 5% हो गया, अभी इसको होने दें। और इसी स्कैन के थ्रू मुझे यहाँ पे अगर वल्नरेबिलिटी इसमें होगी तो आ जाएगी कि भाई ये अब देखें मुझे बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूडीपी क्वेरी, ये इन्फॉर्मेशनल है बस, ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो कि ये अभी रिट्रीव कर रहा है। तो वल्नरेबिलिटी को ये रेट करता है फ्रॉम लो, मीडियम, हाई एंड क्रिटिकल। तो रिमोट कोड एग्जीक्यूट की जो वल्नरेबिलिटी मैं एक्सप्लॉइट करने जा रहा हूँ वो क्रिटिकल है, मोस्ट क्रिटिकल है। ठीक हो गया। तो ये था नीसेस। और ये मेटास्प्लॉइट का मैं जो आपको बता रहा था, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क 5 रिलीज, ये 10 जनवरी की न्यूज़ है, मतलब 2 दिन पुरानी बात है ये। और जो है वापस आ जाता हूँ मैं अपने हैकबन पे, उबंटू पे। और जो है अच्छा जी, मैं इस आईपी को एक्सप्लॉइट करने लगा था। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि मुझे कैसे पता चला कि इसके अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी है। मैंने वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज़ करा, पहले मैंने नेटवर्क स्कैनर यूज़ करते हुए मैंने होस्ट्स को डिस्कवर करा, फिर जितने होस्ट डिस्कवर हो गए एक एक करके मैंने सबको स्कैन करा। एक एक करके सबको स्कैन करने के बाद मुझे जिन जिन में जो वल्नरेबिलिटीज़ नज़र आई मैंने उनको हैक करने की कोशिश करी। तो अभी मुझे 106 में वल्नरेबिलिटी पता चल गई है और इसको अब मैं यूज़ करूँगा। तो अब क्या करते हैं कि अच्छा, मेटास्प्लॉइट में आपका जो एक्सप्लॉइट्स का जो ये जो भी 1800 समथिंग एक्सप्लॉइट्स हैं, ये देखने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, शो एक्सप्लॉइट्स। ठीक हो गया। थोड़ा सा ये बिजी जाएगा क्योंकि 1800 एक्सप्लॉइट्स ये लोड करके एकदम से स्क्रीन पे लाएगा। तो बाकी मीन वाइल मैं ये देख लेता हूँ कि आई एफ कॉन्फिग मेरे सिस्टम का आईपी क्या है, 0.108, क्योंकि ये मैंने अभी आगे मेटास्प्लॉइट में यूज़ करना होगा। अच्छा, जो लोग ये देख रहे हैं ना कि यार सर ने तो डायरेक्ट मेटास्प्लॉइट चला दिया और डायरेक्ट नीसेस ऑन कर दिया, कुछ इंस्टॉल करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट काली लिनक्स दिखा दी, जो इससे पहले का जो स्टेज था वो तो बताया ही नहीं। तो वो हम इन डिटेल करेंगे और वो भी मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप करूंगा। आज का लेक्चर सिर्फ एक क्विक पेन टेस्ट लैब है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ ताकि आप लोग के जहनों में एक और चीज़ आ जाए, एक टूल हम कहते हैं एन मैप को। एन मैप बेसिकली पोर्ट स्कैनिंग के लिए, एन्यूमरेशन के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो मैं इस 106 पे एन मैप भी आप लोगों को एक चला के दिखा देता हूँ, एन मैप। और ये भी, इस पे भी मैं पूरा एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग एन मैप को यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ कि एन मैप -S फॉर साइन स्कैन। ठीक हो गया। और SYN कहते हैं इसको, बेसिकली सिंक स्कैन कहते हैं। और -P- इट्स फॉर स्कैनिंग द पोर्ट्स। और इसके इसके थ्रू मतलब जब ये मैं -P- देता हूँ तो इसका मतलब है कि जितनी भी पोर्ट्स हैं फ्रॉम 1 to 65 65535, वो तमाम पोर्ट्स जाके स्कैन करेगा, सबको चेक करेगा कितनी ओपन है, कितनी क्लोज्ड हैं और कितनी फिल्टर्ड पोर्ट्स हैं। ठीक हो गया। -O फॉर इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। और 192.168 अब मैं आईपी दे दूंगा, .0.106। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला कि हमने कब कौन सा फ्लैग यूज़ करना है, इसको मैं फ्लैग कह रहा हूँ। ठीक है, ये इसको हम फ्लैग कहते हैं। ये -SS एक फ्लैग है, -P- एक फ्लैग है, -O एक फ्लैग है। कब हमने कौन सा फ्लैग यूज़ करना है, तो ये ऊपर मैंने जब पहले आप ये देखें सिर्फ एन मैप लिखा था तो इसने मुझे हेल्प का एक मतलब जितने भी इसके फ्लैग्स हैं उसने मुझे बता दिया। ठीक है, ये स्कैन टेक्निक्स में मैं ये यूज़ कर रहा हूँ -SS। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक तरह का स्कैन है और स्कैनिंग टेक्निक है। हम एनमैप की स्कैनिंग टेक्निक्स पे भी बात करेंगे। और फिर मैंने यूज़ करा था -P- यूज़ करा हुआ है ये पोर्ट स्कैनिंग के लिए, यहाँ पे कहीं होगा -P- अच्छा, -O जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आ गया -O एनेबल OS डिटेक्शन।
तो ओएस डिटेक्शन के लिए है। और फिर अब मैंने आईपी दे दिया, जो भी मेरे होस्ट का आईपी है जिसको मैंने एनमैप से स्कैन करना, और मैंने एंटर कर दिया। एंटर लग रहा है हुआ नहीं। अब होगा। अच्छा, ये जब तक ये स्कैन चल रहा है एनमैप का, हमने जो सिन स्कैन लगाया है इसको चलने देते हैं क्योंकि ये भी अपना टाइम लेता है। और हम आ जाते हैं यहाँ पे मेटास्प्लॉइट पे। अच्छा, मेटास्प्लॉइट पे मेरा ये तमाम इसने एक्सप्लॉइट्स निकाल के दे दिए, ठीक हो गया। लेकिन दिस इज़ नॉट द एफिशिएंट वे टू सर्च फॉर एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट सर्च करने का तरीका क्या है कि मैंने आपसे क्या बात करी थी अपने पावर पॉइंट में, कि मैंने जो एक्सप्लॉइट यूज़ करना है वो है एस का एक्सप्लॉइट, इटर्नल ब्लू के नाम से, इटर्नल ब्लू SMB-v2 एक्सप्लॉइट। तो मैं क्या करूँगा, सर्च इटर्नल ब्लू, ठीक हो गया। इसने मुझे सिर्फ इटर्नल ब्लू के नाम से जो थे वो एक्सप्लॉइट्स दे दिए। थोड़ा सा और बता देता हूँ फिल्टर कैसे लगाते हैं। सर्च टाइप एक्सप्लॉइट, क्योंकि हमें एक्सप्लॉइट सर्च करनी है, हमें पेलोड्स में से कुछ सर्च नहीं करना, हमें जो है इनकोडर्स में से कुछ सर्च नहीं करना, हमें ऑक्सिलरीज में से कुछ नहीं सर्च करना, हमने सिर्फ एक्सप्लॉइट में से सर्च करना है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास ऑक्सिलरी भी आ रहे हैं, ऑक्सिलरी एक्सप्लॉइट्स भी आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक्सप्लॉइट्स देखने हैं। कौन से प्लेटफॉर्म के देखने हैं, विंडोज़ के देखने हैं। और अब मैं लिख देता हूँ इटर्नल ब्लू। अब इसने फ़िल्टर लगा के मुझे सिर्फ वो एक्सप्लॉइट दिखा दिए जो कि जो मैंने फ़िल्टर जिसको दिया था, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ से वैसे इटर्नल ब्लू हटा देता और एंटर करता, तो अब ये सिर्फ मुझे विंडोज़ के एक्सप्लॉइट देता, इसके अंदर कोई लिनक्स का एक्सप्लॉइट नहीं है। जो भी जितने भी विंडोज़ के बेसिकली एक्सप्लॉइट हो सकते थे वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना था, इटर्नल ब्लू। तो ये सारे इटर्नल ब्लू के आ गए। अच्छा, अब एक्सप्लॉइट यूज़ करने का क्या तरीका है कि मैंने जो एक्सप्लॉइट यूज़ करना है ना वो ये वाला है, ठीक हो गया। ये वाला एक्सप्लॉइट मैंने यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ इसको, यूज़, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर। ये मेरे पास एक्सप्लॉइट ये वाला मॉड्यूल सेट हो गया। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स मैं कैसे देख सकता हूँ, शो ऑप्शंस मैंने करा तो इसने मुझे इस मॉड्यूल के जो ऑप्शंस हैं वो बता दिए कि भाई आर होस्ट रिक्वायर्ड है, येस, आर पोर्ट भी रिक्वायर्ड है, और ये वैल्यू सेट भी हुई है। बाकी सारे दो नो है और एंड में ये दो रिक्वायर्ड है। तो आर होस्ट क्या होगा, हम मेरा वो होस्ट होगा, उस होस्ट का आईपी होगा जिसको मैं एक्सप्लॉइट करने जा रहा हूँ, मेरा टारगेट होगा। मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है, 192.168.0.106। तो मैंने क्या करा, सेट आर होस्ट 192.168.0.106, एंटर, ठीक हो गया। तो ये तो मेरा एक्सप्लॉइट की ये वाली वैल्यू सेट हो गई। अब क्या है कि मैंने एक्सप्लॉइट तो सेट कर दिया, अब मैंने पेलोड कौन सा यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, शो पेलोड्स, जितने पेलोड्स इसके साथ मैं यूज़ कर सकता हूँ वो सारे अभी मेरे सामने लिस्ट हो जाएंगे। ये आगे सारे पेलोड्स, ये सारे वो पेलोड्स हैं जो मैं इस एक्सप्लॉइट के साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि मैंने पीपीटी में अपने प्रेजेंटेशन पे आया था, मैंने कौन से दो पेलोड यूज़ करने, एक जेनेरिक रिवर्स टीसीपी और एक मीटर प्रिंटर। पहले मैं ये वाला जेनेरिक रिवर्स टीसीपी यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जहन में रखेंगे पेलोड को हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे तीन ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो कस्टमर TXT की फ़ाइल ढूंढना, एक सिस्टम के अंदर जो है ईमेल्स के पासवर्ड्स निकालना बाय इंजेक्टिंग द की लॉगर, और नंबर 3 यूज़र को स्पाई या मॉनिटर करना, ठीक हो गया। तो मैंने क्या करता हूँ कि मैंने जेनेरिक रिवर्स टीसीपी की बात करी थी, ये रहा पेलोड, ठीक हो गया। इसको मैंने कॉपी करा, सेट पेलोड की कमांड, और पेलोड सेट करा देता हूँ मैं इसके थ्रू, मैंने एंटर करा, मेरा पेलोड सेट हो गया, ठीक हो गया। अब पेलोड्स के भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं शो ऑप्शंस करता हूँ। पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने पेलोड ही सेट नहीं करा था। अब मैंने पेलोड सेट कर दिया, तो अब ये मुझे बता रहा है कि भाई ये पेलोड्स के ऑप्शंस हैं। पहले हमारे पास सिर्फ ये वाला सेक्शन आ रहा था ऑप्शंस में, लेकिन अब मेरे पास ये वाला भी आ रहा है क्योंकि मैंने पेलोड भी सेट कर दिया है। मैंने इसको ये बताया मेटास्प्लॉइट को कि मैं अपने टारगेट के साथ, इस एक्सप्लॉइट के साथ पेलोड कौन सा यूज़ करना चाह रहा हूँ। पेलोड मुझे हेल्प करेगा मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि भाई एल होस्ट की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है, अभी कोई वैल्यू सेट नहीं हुई। एल होस्ट क्या होगा, मेरा लोकल मशीन, मेरी लोकल मशीन, ठीक हो गया। तो मेरी लोकल मशीन की आईपी मैंने यहाँ से IF कॉन्फ़िग करके रख के देख ली थी। तो सेट
एल होस्ट 192.168.0.108 एंटर। ठीक हो गया, ये सारे ऑप्शंस अपनी जगह वेल एंड गुड, ये सब सेट हो गए। अब मुझे सिंपल एक्सप्लॉइट करना है। सिंपल एक्सप्लॉइट के लिए एक्सप्लॉइट लिखूंगा और एंटर, एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गई। ये आ रहा है यहाँ पे स्टार्टेड रिवर्स टीसीपी हैंडलर ऑन 192.168.0 डॉट, मतलब ये मेरा लोकल होस्ट है, इसने उसके ऊपर एक रिवर्स टीसीपी हैंडलर स्टार्ट करा। और अब ये क्या करेगा कि एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल हो गया, इसने मुझे उस मशीन का जो वल्नरेबल मशीन है उसका मुझे एक्सप्लॉइट करके शेल ला के दे दिया। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है सी विंडोज सिस्टम 32, ये उस मशीन का शेल है। हु एम आई, ये आ गया आई पी कॉन्फिग, आई पी उस वल्नरेबल मशीन की आ रही है, उस वल्नरेबल मशीन की आ रही है। अच्छा, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, कस्टमर डॉट टी एक्स टी मुझे ढूंढनी थी। ठीक हो गया, तो अब मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, मैं ऑब्वियसली इसके अंदर डायरेक्टरीज में स्विच करके आगे पीछे जाके वो फाइल ढूंढ सकता हूँ। तो डी यूज़र्स डी आई आर, इसमें ये यूज़र्स हैं और यूज़र्स में नेट यूज़र्स लिख के भी देख सकता हूँ। तो इस सिस्टम पे 3 यूज़र हैं। मेजर यूज़र जो मुझे नज़र आ रहा है वो सुहेब आलम के नेम का यूज़र नज़र आ रहा है। तो मैं इस सुहेब आलम के यूज़र के अंदर जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इसने वो कस्टमर डॉट टी एक्स टी फाइल जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में रखी हुई हो, या जो है डेस्कटॉप पे कहीं रखी हुई हो। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि वो फाइल कहाँ रखी हुई, क्योंकि ये पूरा वनरेबल एनवायरनमेंट मैंने खुद बनाया है इस लैब के लिए। बट एक जनरल तरीका क्या होता है कि आप जाके डायरेक्टरीज के अंदर जा जाके देखता है करके यार किस जगह पे क्या रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे, अच्छा भाई ये कुछ रखा हुआ है, सी डी सोहेब डॉट आलम में गए तो यहाँ जाके देखा कि अच्छा भाई सी डी, मैं बस मतलब मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, इस तरह से जा जाके अच्छा यहाँ पे ये रखा हुआ है, ओके पे सी डी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे क्या क्या हो लिनक्स के लिए एल एस यूज़र है डी आई आर। अच्छा जी, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ओके क्या डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइल इनमें से तो कोई नहीं, ओके ये दिख गई मुझे कस्टमर डॉट टी एक्स टी, शायद यही फाइल है कस्टमर डॉट टी एक्स टी। तो अब मुझे ये फाइल तो मिल गई। ठीक हो गया, अब इसका मैं फ्रंट एंड कैसे देखूँ। ठीक हो गया, कैट तो कस्टमर डॉट टी एक्स टी, ये वैसे लिनक्स की कमांड है इसलिए इसने कह दिया कैट नॉट रिकॉग्नाइज, टी एस कैट कस्टमर डॉट टी एक्स टी। पावर शेल कैट कस्टमर डॉट टी एक्स टी आ गया। ये मैंने पावर शेल के थ्रू इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इसने मुझे दिखा दिया कस्टमर के अंदर, कस्टमर की फ़ाइल में ये डेटा पड़ा हुआ है, ये मोहम्मद आदिल टेलीफोन नंबर ए बी सी एक्स वाई जी। तो क्या हुआ, पहला ऑब्जेक्टिव तो मेरा अचीव हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया। लेकिन अब मैंने ईमेल के क्रेडेंशियल्स भी निकालने हैं, मैंने यूज़र को मॉनिटर और स्पाई भी करना है। तो ईमेल के क्रेडेंशियल्स मैं की लॉगर इंजेक्ट करके निकाल सकता हूँ। और तो अब की लॉगर मैं यहाँ से इस पावर शेल से, तो पावर शेल से या कमांड प्रॉम्प्ट से इस तरह इंजेक्ट नहीं कर सकता। जहाँ तक कस्टमर की फ़ाइल का सवाल था, टेक्स्ट फाइल का सवाल था, ओके जी वो मैं देख सकता था, मैंने देख भी ली, इसका डेटा निकाल लिया, मैंने कॉपी कर लिया, मुझे डेटा चोरी करना था। लेकिन मैं अब जो मेरे बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं इस पेलोड से अचीव नहीं कर सकता। जिस तरह जो चोर जो गाड़ी को, जिसने गाड़ी का दरवाज़ा जिसने मास्टर की से एक्सप्लॉइट करा था, वो म्यूज़िक प्लेयर अपनी हाथों से अपनी उंगलियों से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके हाथ या उंगलियां कोई गैजेट थोड़ी है कि वो उससे निकाल लेगा। उसी तरह मैं अपने बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव्स इस पेलोड से नहीं अचीव कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना पेलोड चेंज करूँगा, मैं ये सेशन अबॉर्ट करता हूँ। और मैं अब क्या यूज़ करूँगा, मैं कोई दूसरा पेलोड यूज़ करूँगा, शो पेलोड्स। ठीक हो गया, और मैं दूसरा पेलोड कौन सा यूज़ करूँगा, ये वाला, ये वाला विंडोज़ x64 मीटर प्रिटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी मीटर प्रिटर यूज़ करूँगा। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें, शेल नहीं यूज़ करूँगा, मैं मीटर प्रिटर यूज़ करूँगा। ये आ गए मीटर प्रिटर के सारे। और ये वाला मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने कॉपी करा और सेट पेलोड पेस्ट
शो ऑप्शंस, ठीक हो गया। एल होस्ट पहले से सेट है और सारी वैल्यूज़ अपनी जगह ओके हुई हुई हैं। एक्सप्लॉइट एंटर। एन मैप का रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें एन मैप का रिजल्ट आ गया मेरे पास। मैंने 192.168.0.106 पे साइन स्कैन करा था और इसने मुझे बता दिया इस पे पोर्ट 80 ओपन है, 135 ओपन है, 139 ओपन है, 443 ओपन है, 445 ओपन है। बेसिकली ये पोर्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको उसकी एसएमबी की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि एसएमबी का जो सर्विस चल रही होती है वो यहाँ पे चल रही होती है। यहाँ पे हमने देखा था ये जो रिमोट पोर्ट आ रही थी, कौन सी आ रही थी, ये वाली आ रही थी, द टारगेट पोर्ट। ये टारगेट पोर्ट थी, ये आगे डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है। तो ये एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली रन हो गया और मेरे पास मीटर प्रिंटर आ गया। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये क्या है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने हेल्प लिखा, ये मेरे पास ये आ गया, ये हेल्प आ गई इसकी। जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखें सिस इन्फो, देखें ये मीटर प्रिंटर का कमाल देखें। तो ये इतना डम हैश डम ऑपरेशन फेल्ड, द हैंडल इज़ इनवैलिड। आई डोंट नो ये अभी क्यों नहीं दिखा रहा, बट हैश डम जो है वो हैशेस उठा के ले आता है सिस्टम के। सिमिलरली मैं वेब कैम को स्ट्रीम कर सकता हूँ। एक और चीज़, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट टाइम आउट एरर ऑपरेशन। अच्छा मुझे ये लग रहा है कि कनेक्शन टाइम आउट हुआ है, कोई नेटवर्क फेलियर आया है। एग्जिट, एक्सप्लॉइट, कोई नेटवर्क पे फेलियर आ गया मेरी उस मशीन तक रीचेबिलिटी नहीं हो रही, शायद इसी वजह से उसने हैश डम का भी एरर दिया था। हाँ देखा, ये 106 तक नहीं जा पा रहा। और देख लेता हूँ मैं, आई बिलीव मशीन डाउन हो गई है। हाँ पिंग भी नहीं आ रहा ना, मेरी मशीन डाउन हो गई है। तो वो मशीन ये है, हाँ मशीन रिस्टार्ट हुई है, ठीक हो गया। अच्छा देखें इटर्नल ब्लू की ये जो असेंबली का जो एक्सप्लॉइट है, इसमें मैंने ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा है कि मशीन को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं तो बाज़ औक़ात जो है मशीन एक्सप्लॉइट नहीं हो रही होती। एक्सप्लॉइट जैसे ही उस पर रन होता है तो वो जो है ना रिबूट हो जाती है। उसमें पहले ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती है, जिसको हम ब्लू कलर की जो एक स्क्रीन होती है, मेमोरी डंप होना स्टार्ट हो जाती है और फिर मशीन पूरी रिबूट पड़ती है। तो ये एसएमबी का जो ये वाला इटर्नल ब्लू का एक्सप्लॉइट है, इसमें ये मैंने काफ़ी इस तरह के मसले देखे हैं कि जब आप एक्सप्लॉइट भेजते हैं और एक्सप्लॉइटेशन जैसी स्टार्ट होती है तो ड्यूरिंग दी एक्सप्लॉइटेशन मशीन जो है ना वो रिबूट हो जाती है, तो आपके पास शेल नहीं आ रहा होता। तो माइट भी पॉसिबल, खैर मेरे पास अभी शेल भी आ गया था और मीटर प्रिंटर भी आ गया था। ये ड्यूरिंग द मीटर प्रिंटर ये शायद ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मशीन को रिबूट होने देते हैं जब तक मैं जो है कोशिश करता हूँ कि ये वाली मशीन को शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ट्राई करता हूँ। 0.111 आई बिलीव इसका आईपी होगा। सेट आर होस्ट 192.168.0.111 आर होस्ट है या आर शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस, ठीक हो गया। सेट आर होस्ट 0.111 एक्सप्लॉइट, ये आ गया विंडोज़ सर्वर 2008 डेटा सेंटर एडिशन। इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता हूँ मैं और लेट्स सी कि मेरे पास कोई शेल आता नहीं आता, मीटर प्रिंटर आते नहीं आता, क्योंकि मैंने मीटर प्रिंटर का पेलोड यूज़ करा हुआ है। मीटर प्रिंटर से मैं शेल भी ले सकता हूँ और मेरा ख्याल है कि ये भी मशीन रिबूट हो गई है, लग रहा है मुझे। ब्लैक स्क्रीन आ गई, ये देख रहे हैं आप, मुझे लग रहा है मशीन ये भी गई। ये जैसे ही देखें आप, जैसे इटर्नल ब्लू ओवरराइड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जैसे ही वो पूरा एक्सप्लॉइट उसके ऊपर रन हो जाता है तो उसी के बाद जो है ना इस वाले स्टेप पे ट्रिगरिंग फ्री ऑफ करप्टेड बफर, तो ये फेल हो गया। हालांकि एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल था, ये मशीन ये वाली भी वल्नरेबल है। तो
टाइम आउट आ गया। तो ये इटर्नल ब्लू में होता है अक्सर कि मशीन जो है ना आपकी जो टारगेट मशीन है वो रिबूट हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये एक बता रहा था, ऑक्सिलरी जो बता रहा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सिलरी क्या होता है। जो मैंने आपको कहा था ना कि हम ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए, एक मैंने आपको बताया था एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे। एक्सप्लॉइट एक ऐसा कोड होता है या टेक्निक होती है जिससे हम उस मशीन को अब्यूज़ करते हैं, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उस वल्नरेबिलिटी को अब्यूज़ करते हैं और एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सप्लॉइट होता है। मैंने जो इटर्नल ब्लू का एक्सप्लॉइट यूज़ करा था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आई बिलीव एक्सप्लॉइट डीबी पे दिखाया भी था। एक्सप्लॉइट डीबी, इटर्नल ब्लू, और ये वाला मैं एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहा हूँ अभी, यही वाला, ये वाला इटर्नल ब्लू विंडोज 7 का आई थिंक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसका कोड है। और सर्च इटर्नल ब्लू, ऑक्सिलरी में बता रहा था क्या होता है। तो ऑक्सिलरी एडमिन SMB 010 कमांड एक्सप्लॉइट ऑक्सिलरी स्कैनर, ये ठीक हो गया। ये वाला मैं यूज़ करता हूँ ऑक्सिलरी। कॉपी यूज़ करने का क्या तरीका है। अच्छा, ये मैं बैक लिखूँगा तो ये बैक आ गया। अब कोई भी एक्सप्लॉइट या मॉड्यूल सेलेक्ट नहीं हुआ भाई। यूज़ पेस्ट एंटर, ठीक हो गया। ये मैंने स्कैनर सेट कर लिया। मैंने आपको क्या कहा था, ऑक्सिलरी स्कैनर होता है, ये आ गया स्कैनर SMB। और ये शो ऑप्शंस, और इसने मुझे सारे ऑप्शंस बताना शुरू कर दिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ी ठीक हो गया। आर होस्ट पूछ रहा है मुझसे कि आर होस्ट आप बताएं, रिमोट होस्ट बताएं। तो मैं क्या करता हूँ कि सेट आर होस्ट, जो मशीन पहले बूट हो जाए। अच्छा, इटर्नल ब्लू की कुछ कंडीशंस हैं जिनमें से एक कंडीशन ये भी है कि जो सिस्टम का जो फायरवॉल है वो ऑफ होना चाहिए। मतलब अगर सिस्टम का फायरवॉल ऑन है और मशीन इटर्नल ब्लू के ऊपर वल्नरेबल भी है, वल्नरेबिलिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। मतलब रिमोटली आप उसको एक्सप्लॉइट उस तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मशीन है करंटली, इसका फायरवॉल जो है ना अभी इस वाली मशीन का ऑन हो गया होगा क्योंकि मशीन रिबूट हुई है, और रिबूट होने के बाद इसका अक्सर फायरवॉल ऑन हो जाता है। तो सेट आर होस्ट 192.168.0.106, और इस ऑक्सिलरी को, स्कैनर को मैं रन करता हूँ। तो मशीन को बूट होने में ठीक हो गया। एक तो तरीका ये था जो मैंने आपको नीसिस दिखाया था कि नीसिस में आके, अच्छा ये नीसिस का मैंने स्कैन चलाया था, ये कंप्लीट हो गया। और ये इसने मुझे दिखाई है, इसने कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाई। क्योंकि इसलिए नहीं दिखाई कि क्योंकि ये जो मशीन है ना ये मेरी अपनी यही वाली मशीन है। हाँ, ये मेरी अपनी यही मशीन है जिस पे मैं विंडोज़ 10 जो आप देख रहे हैं ये वाली मशीन है। क्योंकि ये मशीन फुली पैच्ड है, मैं टाइमली पैच अपडेट कर रहा होता हूँ, इंस्टॉल कर रहा होता हूँ। तो इसमें इसने कोई मुझे ऐसी चीज़ दिखाई नहीं। लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी होती तो इसमें मुझे वो रेड कलर से आइडेंटिफाई करता कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है जनाबे वाला। और मैं जैसे ये देखें, ये है स्कैन करा हुआ मैंने, ये सर्वर विंडोज़ 2008 की मशीन थी। और जी स्कैन जब करा था तो ये उसका IP था। और ये बता रहे हैं मुझे अनसपोर्टेड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों? क्योंकि विंडोज़ सर्वर 2008 इज़ नो मोर सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और जो है इसकी काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ये MS09 050 भी एक वल्नरेबिलिटी थी, MS17 010 भी एक वल्नरेबिलिटी है इसकी। तो इसके थ्रू भी, क्योंकि ये मशीन मैं ये वाली करके दिखाता आप लोगों को, ये मशीन जो है ना मेरी जो है काम नहीं कर रही है अभी। तो ये मैं दूसरी लैब बनाऊंगा जिसमें मैंने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा सेटअप करना है।
उसके अंदर डोमेन कंट्रोलर वगैरह जैसे मैं बता रहा था सब होंगे। तो हम फिर प्रॉपर एक पेन टेस्ट एक्टिविटी करेंगे और चलें भाई कर देते हैं। लेट्स सी। कुछ ने दिखाना नहीं है आई बिलीव, क्योंकि देखा इसने ऑक्सिलरी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड स्कैन वन ऑफ वन होस्ट। इसको इसने बोला कि ये वल्नरेबल है ही नहीं। इसलिए वल्नरेबल नहीं है क्योंकि अभी जो है ना इस मशीन का जो है फायरवॉल ऑन है। और मुझे लगता है कि सर्वर 2008 को मुझे रीसेट कर देता हूँ। ओके जनाब, अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ क्योंकि कुछ मशीन में प्रॉब्लम था, तो मशीन मेरी वापस आ गई है और अब इसने मुझे बता दिया होस्ट इज़ लाइकली वल्नरेबल। ठीक हो गया। मैं इसको ऑप्शंस करता हूँ वापस। मैं मीटर पीटर शो, अच्छा ये आपका ऑक्सिलरी था, ठीक है। ये वल्नरेबल है। यूज़ एक्सप्लॉइट स्लैश विंडोज स्लैश एसएमबी स्लैश MS17_010_ इटर्नल ब्लू शो ऑप्शंस सेट आर होस्ट्स 192.168.0.106। पेलोड मेरा मीटर पीटर सेट हुआ है। एक्सप्लॉइट पेलोड मैंने अभी इसलिए नहीं सेट करा कि ये ऑलरेडी ऊपर मुझे दिखा रहे हैं ना, ये सेट हुआ है। ठीक हो गया मेरा एक्सप्लॉइट इटर्नल ब्लू ओवरराइड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और जो है आई विश के मशीन दोबारा रिबूट ना हो और मेरे पास मीटर पीटर प्रॉपरली आ जाए। आ गया मीटर पीटर। स्क्रीन शॉट अगर मैं करूँगा, मैं लास्ट टाइम स्क्रीन शॉट कर रहा था तो मशीन रिबूट हो गई थी। और स्क्रीन शॉट आ गया, ये यहाँ पे इसने सेव कर लिया। फाइल्स में यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ शॉट सेव टू सोहेब आलम होम पीसी, ये अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन, ये आ गई। ये मेरा ये अगर आप ये विंडोज 7 का ये डेस्कटॉप देखें और ये देखें, ये जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आके यहाँ पे सेव हुआ है, तो ये वही स्क्रीनशॉट है जो कि आपका उस मशीन का है विंडोज 7 की। ठीक हो गया। तो ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ये मैं मीटर पीटर के थ्रू कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया। ये जब मैंने अपना लास्ट पेलोड यूज़ करा था जो कि जेनेरिक शेल था रिवर्स टीसीपी, उसमें मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा था। अब मैं यहाँ पे स्पाई करने के लिए ये वेब कैम चैट भी देख सकता हूँ। वेब कैम क्योंकि इसमें कोई अटैच नहीं है तो मैं अभी वेब कैम को स्ट्रीम नहीं कर सकता। हैश डम्प, ये आ गया मेरे पास, हैश डम्प आ गए। ये विंडोज़ का इसका पासवर्ड इसमें हैश हुआ है। ठीक हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया था कि customer.txt फाइल मुझे निकालनी थी। मैं यहाँ पे शेल भी ले सकता हूँ। ये मेरे पास शेल आ गया, मतलब इस एक ही मीटर प्रिंटर को यूज़ करते हुए मैं शेल भी ले सकता हूँ। और एग्जिट, वापस मीटर प्रिंटर पे आ गया। और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं की लॉगर अब इसमें बेसिकली चलाने की कोशिश करता हूँ। तो की लॉगर चलाने का क्या तरीका है कि कहाँ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है की स्कैन स्टार्ट का। ठीक हो गया। लेकिन ये मुझे स्टार्ट करने से पहले मुझे एक मैं इसमें प्रोसेस देख लेता हूँ। सारे ये सारे आ गए प्रोसेस। मुझे किस प्रोसेस के ऊपर की लॉगर चलाना है, तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा explorer.exe। explorer.exe आपका मेन एक्सप्लोरर होता है जिसके अंदर सारे आपके ब्राउज़र खुल रहा है तो उस पर खुल रहा है। आपके फ़ाइल जो है ये फ़ाइल ब्राउज़र खुल रहा है तो इस पर खुल रहा है। तो ये explorer.exe के अंदर आ रहा होता है। ये आपका स्टार्ट ये आया तो इसके अंदर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं explorer.exe के ऊपर चलाने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास क्या आ रहा है कि मैंने PS लिखा तो मेरे पास प्रोसेस की लिस्ट आ गई। ये मुझे याद है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ये आ रहा है PS लिस्ट रनिंग प्रोसेसेस।
तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो मैंने PS लिखा तो मेरे पास रनिंग प्रोसेस आ गया। अच्छा, अब मुझे इसमें से आपका explorer.exe सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, grep explorer.exe। explorer.exe की प्रोसेस आईडी है 1476। ठीक हो गया, माइग्रेट 1476 की स्कैन अंडरस्कोर स्टार्ट। मेरा की लॉगर अगली मशीन पे स्टार्ट हो चुका है। अब ये मैं कैसे वेरीफाई करूँगा? मुझे मेरा अच्छा ये एक ऑब्जेक्टिव भी था कि मैंने जोन सा है आपका, अल्लाह भला करे, कि स्टील ईमेल क्रेडेंशियल्स मतलब की लॉगर इंजेक्ट करना था। तो बेसिकली मैं की लॉगर इंजेक्ट करके दुनिया जहाँ की चीज़ें इस पर कर सकता हूँ। मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ों से मतलब कि इसके जितने भी की स्ट्रोक्स हैं ना मेरे पास आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे ने अपना कोई भी ईमेल अकाउंट, फॉर एग्जांपल उसने लॉगिन कर लिया, gmail.com कर लिया, वो जीमेल फॉर एग्जांपल यूज़ करता है, तो जीमेल पे वो जाएगा, gmail.com लिखेगा, और जो है यहाँ पे साइन इन पे आएगा। तो मैं अच्छा, हम की स्ट्रोक्स जितने कैप्चर हुए ना वो मैं यहाँ पे किस तरह से देख सकता हूँ। उसकी कमांड थी आई बिलीव की डंप करके कुछ कमांड है, की स्कैन अंडरस्कोर डंप। ठीक हो गया, की स्कैन अंडरस्कोर डंप मैं लिखूंगा तो जितने डंप्स हैं वो ये आ रहा है। gmail.com मैंने अभी लिखा था तो ये आ रहा है, नोट पैड मैंने अभी लिखा था आ रहा है। अब सिंपल अगर कोई भी यूज़र है वो अपना जो है ईमेल आईडी लिखेगा, फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ डॉट अली @gmail.com, पासवर्ड कुछ भी हो गया एमी, मतलब मुझे पता है ये नहीं करेगा बस जब मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब मैं वापस की स्कैन अंडरस्कोर डम करूँगा, ये आ गया इम्तियाज़ अंडरस्कोर अली @gmail.com, और ये मैंने ऐसी गारबेज पासवर्ड की जगह गारबेज दिया था और एंटर करा था, तो ये मेरे पास आ गया की स्कैन जित जो भी, मतलब मैंने बेसिकली उसके अंदर की लॉगर इंजेक्ट कर दिया। अब की लॉगर इंजेक्ट करने के बाद हुआ क्या कि उसके मेरे पास ईमेल्स के पासवर्ड्स आना शुरू हो गए। ईमेल्स के पासवर्ड क्या, जितने भी पासवर्ड्स थे मेरे पास उसके सारे आ जाएंगे अब। ठीक हो गया, तो हमने क्या हुआ कि हमारा जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। अब हमने क्या करना है कि यूज़र को मॉनिटर और स्पाई करना है। एक तो हम उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, की लॉगर के थ्रू। दूसरा मैंने आप लोग को क्या बताया था कि इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो है उसके तमाम स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, और ये अभी नया स्क्रीनशॉट CP करके इस नाम से आ गया होगा। तो खैर, तीसरा आप उसको मॉनिटर स्पाई कैसे कर सकते हैं कि आप उसका माइक रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका वेब कैम रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पता नहीं क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है तो इसके अंदर वेब कैम कोई अटैच नहीं है, तो नो वेब कैम्स वर फाउंड। वेब कैम होता तो आप वेब कैम भी उसका वो कर रहे होते, स्निफ कर रहे होते। तो स्निफ मीन्स के स्पाई कर रहे होते, स्निफ बोल रहा हूँ, स्पाई कर रहे होते। तो दिस इज़ व्हाट ऑल यू कैन डू विद मीटर प्रिंटर। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कमाल हैं मीटर प्रिंटर के, जो कि मतलब एक बहुत ही एडवांस किस्म का ये पेलोड है। ठीक हो गया, तो मेरे जो ऑब्जेक्टिव थे आज की लैब में, ये वाले, फाइंड कस्टमर TXT स्टील ईमेल क्रेडेंशियल बाय इंजेक्टिंग की लॉगर और मॉनिटर ये स्पाई यूज़र, वो मैं अपने बेसिक पेलोड से अचीव नहीं कर सकता था। उसके लिए मुझे मीटर पेटर यूज़ करना लाजमी था, तो मैंने ऐसा करा। ठीक हो गया, तो जनाबे वाला हमने आज मेटास्प्लॉइट को देखा, हमने nmap के कुछ हमने नीसेस देखा कि मैं मतलब मैंने आपको लोगों को बेसिकली बताया कि वल्नरेबिलिटीज़ किस तरह से स्कैन होती हैं। तो ये क्विक पेन टेस्ट बेसिकली लैब थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी जो है तो पौन घंटा तो ले गई है। और नीसिस देखा, नेट डिस्कवर की कमांड देखी कि नेट डिस्कवर से हम किस तरह हमारे नेटवर्क पे जो भी IPs चल रही होती हैं उसको किस तरह से हम स्कैन करते हैं, नेट डिस्कवर करता है। और हमने एंग्री IP स्कैनर देखा, और जो सा है हमने एक nmap को यूज़ करा, nmap माइनस सेन स्कैन करा, nmap से पोर्ट स्कैन करा एक पर्टिकुलर IP के ऊपर। इसने मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने इसके ऊपर लगाया था, तो इसने मुझे क्या बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम इसने गैस करने की कोशिश करी है, विंडोज़ 7 SP1 और विंडोज़ 2008 सर्विस पैक 1 या R2। तो ये इसने बेसिकली एक गैस करा है। अच्छा, nmap का एक और चीज़, nmap का एक GUI वर्जन भी आता है। nmap ये GUI वर्जन है, तो ये भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। मैंने आप लोग को CLI पे दिखाया था, GUI पे करते तो और ज़्यादा आसान हो जाता। तो
इस पे हम अलहदा से एक और लेक्चर भी करेंगे, जिसके अंदर हम एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्ट, छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको पेन टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट फेजेस में जाएंगे। आज के लेक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको एक क्विक पेन टेस्ट लैब में ले जाया जाए, जिसमें हम मेटास्प्लॉइट पे थोड़ा हैंड्स ऑन करें, एनमैप पे थोड़ा हैंड्स ऑन करें, नीसेस को देखें, थोड़ी चीज़ें समझ लगना शुरू हो जाएं। और ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर में क्योंकि मैंने वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट्स और पेलोड के ऊपर बात करी थी, तो ये चीज़ें फ्रॉम हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होना स्टार्ट हों कि ये चीज़ें होती क्या हैं। टिल देन कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पे मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग को लिंक्डइन पे रिस्पांस दूंगा। उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक के फ़ैन पेज को आप लाइक करें, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ को थोड़ा सा बता दें, तो मैं उसको अपने अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो है, हाँ, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उर्दू IT अकेडमी का। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे, उसको ट्यून करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। और फिर हम एक जो अब करने वाली चीज़ें वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हमने मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करना है, मैं करके दिखा दूंगा, एक जैसे मैंने अपनी हैकबन बनाई हुई है ना, इस तरह से मैं एक उबंटू की फ्रेश कॉपी के ऊपर मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करके बता दूंगा। ज़्यादा लंबा काम नहीं है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे इंस्टॉल होने में। और फिर जो है एनमैप के ऊपर हम एक लेक्चर करेंगे, एनमैप के जितने तरह के स्कैन्स होते हैं, स्कैनिंग टेक्निक्स जो होती हैं। आज मैंने SS यूज़ करा था, SS सिन स्कैन के लिए यूज़ होता है। ये स्कैन क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है, एनमैप और क्या क्या कर सकता है, ये देखेंगे। नीसिस जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, ये डिप्लॉय करेंगे। और इसको देखेंगे कि हम वल्नरेबिलिटी स्कैनर किस तरह से यूज़ करेंगे। और यूज़ करना तो बेसिकली मैंने आप लोग को आज दिखा दिया था, लेकिन एक प्रॉपर इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा नीसिस के ऊपर। नीसिस के और क्या क्या फंक्शन हैं, किस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं नीसिस को, थोड़ा सा इंडी जाके देखने की कोशिश करेंगे नेसिस को। और जो है फिर हम अपने अगले मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।